हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया था। तो संविधान सभा की मांग कब कब की गई थी, कब ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया और किस प्रकार से संविधान सभा का निर्वाचन हुआ और किस प्रकार संविधान सभा ने कार्य किया था और संविधान सभा के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आई थी और लोग संविधान सभा की क्या आलोचनाएं करते हैं, इन सब बातों के बारे में आज जो है वो अपन पढ़ेंगे। तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1895 में बाल गंगाधर तिलक जब वो स्वराज की बात कर रहे थे तो स्वराज का एक बिल पेश किया गया था और उस समय उन्होंने कुछ ऐसी बात की थी। हालांकि उन्होंने क्लियरली संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टर्म का प्रयोग नहीं किया था, ठीक है, लेकिन फिर भी उनकी जो बातें थी उसका मतलब यह निकलता था कि एक संविधान सभा बनाई जानी चाहिए और जो ब्रिटिश इंडिया है उसके लिए एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिससे भारत की शासन व्यवस्था का संचालन किया जा सके। तिलक के बाद 1922 में महात्मा गांधी जी ने जो है वो संविधान सभा की बात की थी। 1922 में महात्मा गांधी जी ने भी जो है क्लियरली संविधान सभा शब्द का प्रयोग जो है वो नहीं किया था। उन्होंने भी स्वराज को डिफाइन कर रहे थे वो, तो स्वराज को डिफाइन करते समय उनकी बातों का जो मतलब है वो कुछ ऐसा ही निकलता है कि जिसमें संविधान सभा की मांग हमें लगती है कि वो ऐसा चाहते थे कि भारत के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बने और उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो होनी चाहिए। और इसके बाद जो है 1928 में नेहरू समिति, नेहरू कमेटी, ये नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, इनके पिताजी जो है मोतीलाल नेहरू, उनकी अध्यक्षता में 1928 में नेहरू कमेटी का गठन किया गया था। इसके बारे में डिटेल में आप हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ेंगे कि जब साइमन कमीशन में भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, कोई भी भारत का सदस्य नहीं था, तो भारतीयों ने इसलिए उसका विरोध किया था। तो ब्रिटिशर्स ने जो है वो कहा था कि भारतीय संविधान के बारे में क्या जानते हैं और अगर इतना ही जानते हो तो आप लोग हमें सजेशन दो कि भारत में जो है ब्रिटिश इंडिया जो है इसमें क्या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए। तो उसके लिए अगर भारतीय कोई सकारात्मक सुझाव हमारे पास लाएंगे तो वो हम उन पर विचार करेंगे। तो उस ब्रिटिश चुनौती को जो है वो स्वीकार किया गया और सभी दलों ने मिलकर जो है वो नेहरू समिति, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू कमेटी का गठन किया गया था। इनकी बहुत सारी रिकमेंडेशंस थी, लेकिन उन रिकमेंडेशंस में से जो एक महत्वपूर्ण जो बात थी वो उसमें भी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की थी। इसके बाद लेकिन अब तक इन्होंने तीनों ने, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और नेहरू समिति, तीनों ने ही क्लियरली कहीं पर भी संविधान सभा की बात नहीं की थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टर्म जो है वो यूज नहीं किया गया था और ये किस तरह से निर्वाचित होनी चाहिए थी ये भी इन्होंने कोई खास मेंशन जो है वो नहीं किया गया था। तो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टर्म का यूज करना और ब्रिटिशर से सीधी सीधी मांग करना जो है वो 1934 में 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है। तो MN रॉय जो है, अब ये MN रॉय कौन थे? मानवेंद्र नाथ रॉय के बारे में आप जानते होंगे, इनको फादर ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया, इंडिया का जो कम्युनिज्म मूवमेंट था, जो था कम्युनिस्ट पार्टी जो थी शुरू की, उसकी स्थापना MN रॉय ने की थी और उन्होंने ही भारत में वामपंथी आंदोलन को जन्म दिया था। ये एक अलग बात है कि आरंभ में ये वामपंथी थे, लेकिन कालांतर में इनका परिवर्तित हो गया और इन्होंने कम्युनिज्म को या मार्क्सवाद को या साम्यवाद को छोड़ दिया था और उसकी जस्ट अपोजिट जो विचारधारा है रेडिकल ह्यूमनिज्म की बात जो है वो मानवेंद्र नाथ रॉय ने की थी। पॉलिटिकल साइंस जिन लोगों के सब्जेक्ट है उन्होंने इंडियन थिंकर्स पढ़े होंगे, तो इंडियन थिंकर्स में सबसे महत्वपूर्ण थिंकर जो है वो MN रॉय को माना जाता है। तो इनकी जो आइडियोलॉजी है वो नियो ह्यूमनिज्म, नव मानववाद या रेडिकल ह्यूमनिज्म के रूप में जो है वो जाना जाता है। तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं पॉलिटी के अंतर्गत, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, कि MN रॉय ने जो है पहली बार 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की थी कि भारत में एक संविधान सभा बननी चाहिए और भारत के शासन व्यवस्था के लिए एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनना चाहिए। तो अब तक ये है। उसके बाद जो है 1935 में
1935 में कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली आधिकारिक रूप से, ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली कहें या आधिकारिक तौर पर जो है वो डिमांड की थी। इतने साल तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई डिमांड नहीं हुई थी। इंडिविजुअल लोगों ने अपनी अपनी बातों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की थी, लेकिन सीधे सीधे क्लियर शब्दों में कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से अपनी तरफ से 1935 में संविधान सभा की मांग जो है वो की थी। ठीक है, उसके बाद जो है 1938, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया है, ये 35 की जगह इसको 38 जो है वो माना जाए। ठीक है, इसको 38 माना जाए। ठीक है, तो ये देख लेना, थोड़ा कट कर देना। तो 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर यह मांग की कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन होना चाहिए और वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, यानी कि भारत की जो जनता है और यूथ जितने भी है, जो भी वयस्क हैं भारत के अंदर 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, उन सब के से वोटिंग करवा के और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्वाचन किया जाना चाहिए, यानी कि संविधान सभा बने, ये तो है ही है। साथ में वो किस तरह से बननी चाहिए, भारतीयों की होनी चाहिए और भारतीयों के द्वारा निर्वाचित की जानी चाहिए और डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। ऐसी मांग जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 सॉरी उसमें जो है वो की थी। उसके बाद जो है, लेकिन अब तक जो है अंग्रेज कोई जवाब नहीं दे रहे थे। उन्होंने, उनकी तरफ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कोई चर्चा नहीं की गई थी। ब्रिटिशर्स की तरफ से पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की चर्चा की गई थी 1940 के अंदर। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर। ये अगस्त प्रस्ताव क्या थे, ये भी आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आप जो है इसके बारे में पढ़ेंगे, अगस्त प्रस्तावों के बारे में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था और ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी उस युद्ध में शामिल कर दिया था मित्र राष्ट्रों की तरफ से। इस चीज़ का भारतीयों ने विरोध किया था और विशेष तौर पर कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस का मानना था कि दूसरे विश्व युद्ध में भारत के हित जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए भला भारत इस युद्ध का हिस्सा क्यों बने। तो इसलिए कांग्रेस ने इसका बड़े स्तर पर जो है वो विरोध किया था और कांग्रेस की जो प्रांतीय सरकारें थी उन्होंने इस्तीफे दे दिए थे। ठीक है, और उनके इस्तीफे के बाद ये अलग बात है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो है वो मनाया था, तो वो एक अलग है, आप मॉडर्न हिस्ट्री में जो है वो पढ़ेंगे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो है वो भारतीयों को अगस्त प्रस्ताव दिए थे, अगस्त ऑफर्स जो है वो दिए थे, जिसमें भारत में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करने की बात की गई थी। तो वो डिटेल में इसके बारे में आप जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने कहा पहले भी। तो अब जो है वो ब्रिटिशर्स ने इन अगस्त प्रस्तावों में हालांकि डायरेक्टली यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, यहाँ पे भी उन्होंने यही कहा था कि युद्ध समाप्त होने के बाद संविधान बनाने के लिए हम भारतीयों को आमंत्रित करेंगे, यानी जब युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद वी विल इनवाइट इंडियंस टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात जो है वो इसमें की गई थी। ये तो कुल मिला के ये है कि अब भी क्लियरली इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात जो है वो नहीं की गई थी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला जो जिक्र है, प्रॉपरली जिक्र जो है 1942 का क्रिप्स मिशन। अब अगेन जिस तरह से अगस्त ऑफर आए थे वैसे के वैसे भारतीयों ने अगस्त ऑफर को भारतीयों ने ठुकरा दिया था और भारतीय अब भी युद्ध में ब्रिटेन की सहायता करने के समर्थन में पक्ष में नहीं थे और लगातार जो है वो विरोध बढ़ता जा रहा था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस चीज़ को नोटिस किया जा रहा था कि भारत जो है वो ब्रिटेन के साथ नहीं है। और भारतीयों का तर्क था कि ब्रिटेन एक तरफ हिटलर की तानाशाही नीतियों और साम्राज्यवादी नीतियों का विरोध कर रहा है और वहीं खुद ब्रिटेन जो है वो हिटलर जैसी ही नीतियां भारत में लागू कर रहा है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन की थोड़ी निंदा हो रही थी, तो वो निंदा
कम कैसे हो सकती है कि भारतीयों का अगर समर्थन प्राप्त कर ले। तो भारतीयों को राजी करने के हर संभव प्रयास जो है वो ब्रिटेन के द्वारा किए जा रहे थे। तो इसी के तहत जो है सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन जो है वो भारत भेजा गया था 1942 में। क्रिप्स ने भी भारतीयों को बहुत सारे प्रलोभन दिए, हालांकि भारतीयों ने उसको ठुकरा दिए थे। लेकिन हमारे यहाँ पे जो रिलेवेंसी है, जो अपन क्रिप्स मिशन को पढ़ रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेंस में पढ़ रहे हैं, संविधान सभा के लिए। तो क्रिप्स मिशन में पहली बार निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान था। क्लियरली पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टर्म का प्रयोग क्रिप्स मिशन में किया गया था। और इसमें ये भी प्रयोग था, ये भी था प्रावधान कि ये जो संविधान सभा होगी ये निर्वाचित होगी। हालांकि ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगी, जैसा कि नेहरू जी ने जो मांग की थी कि प्रत्यक्ष रूप से जो है यूनिफॉर्म एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर जो है वो निर्वाचन किया जाना चाहिए। वो मांग तो नहीं मानी गई थी, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो निर्वाचित की जानी चाहिए। तो इसमें सही प्रॉपर तरीके से प्रोविजन था कि संविधान सभा का निर्वाचन जो है प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा किया जाना चाहिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति व एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाना चाहिए। तो दोनों चीजें थी। पद्धति कौन सी अपनाई जानी चाहिए थी? इसमें कहा था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बाय द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। अब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बाय द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, ये यहाँ हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसको हम जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन पढ़ेंगे तब इसको जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, हमारे राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव, उन सब में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बाय द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का प्रयोग जो है वो किया जाता है। उन सब के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत के द्वारा जो है की जाती है। तो ये हम आगे चल के जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि पॉलिटी के अंदर बहुत सारी ऐसी टर्म्स होगी जिनको हम अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, और इसलिए वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन समय आने पे, सही समय पे हम इनको एक्सप्लेन करेंगे और तब आपको उनका मतलब जो है वो समझ में आ जाएगा। तो क्रिप्स मिशन ने कहा था कि भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के द्वारा जो है वो संविधान सभा का निर्वाचन किया जाना चाहिए। और अब इसमें इनडायरेक्ट अगर करोगे, इनडायरेक्ट चुनाव होना चाहिए। इनडायरेक्ट करोगे तो किसके द्वारा? जनता से वोट नहीं लोगे तो किसके द्वारा? प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा। प्रांतों के जो लेजिस्लेचर है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है, उनकी जो लोअर हाउस है, जैसे कि इसको ऐसे, प्रांत का मतलब है राज्य। अभी वर्तमान में जिस तरह से हमारे राज्य हैं, और राज्यों के विधानमंडल में दो चीज़ें होती है, विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो उस समय भी कई राज्यों में दोनों सदन थे और कुछ राज्यों में एक ही सदन था। जैसा कि अब भी जो है वो हमारे देश में कई राज्यों में दोनों सदन है, दोहरी विधायिका है, जबकि दोहरी विधायिका नहीं, दो सदन है, और कई राज्यों में एक ही सदन है। ठीक है, तो उस समय निम्न सदन का मतलब विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद जैसे इस समय है। तो विधान परिषद तो कुछ ही राज्यों में है, जबकि सभी राज्यों में विधानसभाएं हैं। तो विधानसभा निम्न सदन होता है। तो उस समय भी जो उस समय के निम्न सदन थे राज्यों के, प्रांतों के, उसके जो सदस्य हैं वो संविधान सभा का निर्वाचन करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि क्रिप्स मिशन ने कहा था कि जितने भी प्रांत हैं, राज्य हैं, उनके जो निम्न सदन हैं, उन निम्न सदन के जो सदस्य, यानी निम्न सदन के सदस्य वर्तमान में एमएलए कहलाते हैं। वर्तमान में जो एमएलए होते हैं, उस समय पहले भी एमएलए हुआ करते थे। तो वो एमएलए ही संविधान सभा का निर्वाचन करेंगे। तो अब आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये प्रोविजन जो है क्रिप्स मिशन में जो है किया गया था। लेकिन चूंकि भारतीयों ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को ठुकरा दिया था, तो इसलिए जो है क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था और संविधान सभा का निर्वाचन नहीं हो पाया था। उसके बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है, और आज़ादी से ठीक एक साल पहले 1946 में जो है कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया था। अब कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें 3 सदस्य थे और वो तीनों ब्रिटेन के कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, इसलिए जो है इसको कैबिनेट मिशन कहते हैं। और 3 सदस्यों में से एक तो स्टेफर्ड क्रिप्स ही थे,
एक एवी अलेक्जेंडर थे और एक उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पैथिक लॉरेंस जो है वो थे। तो वो 3 कैबिनेट मंत्री जो है वो भारत आए थे और उनका उद्देश्य था भारतीयों को स्वतंत्रता कैसे दी जाए। इसके लिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो टकराव था, मुस्लिम लीग चाह रही थी कि भारत का बंटवारा हो और उसके बाद भारत को आज़ादी मिले। कांग्रेस का मानना था कि भारत का बंटवारा नहीं हो और तुरंत भारत को आज़ादी दी जाए। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए ब्रिटेन में एटली की सरकार थी और एटली की सरकार ने अपने 3 महत्वपूर्ण कैबिनेट मिनिस्टर्स को भारत भेजा था और इसलिए उनका जो मिशन है वो कैबिनेट मिशन जो है कहलाता है। और कैबिनेट मिशन ने क्या कहा था तो ये विस्तार में आप फिर से मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, उस समय पढ़ोगे आप। और कैबिनेट मिशन ने जो है हालांकि भारत के विभाजन की बात को रिजेक्ट कर दिया था और उसने कहा था कि भारत का विभाजन नहीं किया जाना चाहिए और उसके साथ ही स्वतंत्र भारत में शासन व्यवस्था किस तरह से चले, उसका संविधान कैसा हो, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन का प्रोविज़न इसमें किया गया था। तो इसमें जो प्रोविज़न था इसने एज इट इज़ क्रिप्स मिशन की जो रिकमेंडेशंस थी उन्हीं को कट कॉपी पेस्ट करके यहाँ लगा दिया था। कैबिनेट मिशन ने भी यही कहा था कि प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा, प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन जो होते हैं उनके जो सदस्य हैं उनके द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत के द्वारा संविधान सभा का निर्वाचन किया जाना चाहिए, ऐसा कैबिनेट मिशन ने कहा था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुड बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोअर हाउसेज ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एंड द सिस्टम should be used the proportional representative system by the mean of single transferable vote। तो ये कैबिनेट मिशन में प्रोविजन था और अंततः कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के आधार पर ही संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। तो अब आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा का निर्वाचन किसके रिकमेंडेशन के आधार पर हुआ था, अगस्त ऑफर के आधार पर हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मांग के आधार पर हुआ था, क्रिप्स मिशन की रिकमेंडेशन के आधार पर हुआ था या कैबिनेट मिशन, तो आपका आंसर होगा कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के आधार पर जो है वो संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। तो 1946 में कैबिनेट मिशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी और रिकमेंडेशन देने के कुछ समय बाद ही जो है वो संविधान सभा का निर्वाचन जो है वो हो गया था। तो जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था कैबिनेट मिशन के कहने पे। तो कैबिनेट मिशन ने क्या कहा था कि संविधान सभा में कितने सदस्य होने चाहिए, तो संविधान सभा ये प्रस्तावित था जो कि कैबिनेट मिशन ने कहा था कि संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य होने चाहिए। तो संविधान सभा में टोटल 389 मेंबर्स जो है वो होने चाहिए। ये 389 मेंबर्स कहाँ से आने चाहिए थे, तो 389 मेंबर्स जो है में से 296 मेंबर्स जो है वो ब्रिटिश इंडिया से आने चाहिए और 93 मेंबर्स जो है वो प्रिंसली स्टेट्स से आने चाहिए। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा कि ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स ये क्या थे। तो 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के 2 रूप थे। एक वह भारत जिस पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट राज था, प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज जो है वो शासन करते थे, तो उसे ब्रिटिश इंडिया कहते थे और यहाँ का जो प्रमुख प्रशासक होता था वो गवर्नर जनरल कहलाता था। और एक थे प्रिंसली स्टेट्स यानी रियासतें, जैसे कि अपनी राजस्थान की जो रियासतें हैं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, तो ये प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के अंडर में नहीं थे। यहाँ पे राजाओं का शासन था और राजा भी डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अधीन नहीं थे, ठीक है। ये जस्ट सहायक संधि से ब्रिटिश क्राउन से जुड़े हुए थे। सब्सिडरी अलायंस के द्वारा इंडियन जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन का जो राजा है उससे जुड़े हुए थे और उसमें ब्रिटेन ने इन राजाओं की सुरक्षा का आश्वासन दिया था। इन्होंने कहा था कि हम आपकी जो है वो रक्षा करेंगे, आपको सेना रखने की जरूरत नहीं है और हम आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे और आप अपना शासन खुद ही चलाओ।
तो इस तरह से ये दो तरह के भारत उस समय जो है वो थे। तो जो ब्रिटिश इंडिया है वहाँ से 96 जो है वो सदस्य आएंगे, और ये जो रियासतें हैं यहाँ से 93 सदस्य जो है वो आएंगे। और कैबिनेट मिशन ने ये भी कहा था कि रियासतें जो है वो आज़ाद नहीं होगी और वो स्वतंत्र भारत का हिस्सा रहेंगी। उसमें ये भी पाकिस्तान की मांग तो अस्वीकार की थी, साथ में रियासतों को भी स्वतंत्र होने की परमिशन नहीं थी, और चूंकि रियासतें अलग नहीं होगी वो भी स्वतंत्र भारत का हिस्सा होगी, इसलिए जो प्रिंसली स्टेट्स जो है वो उनके सदस्य भी संविधान सभा में रखे गए थे। तो 296 ब्रिटिश भारत के सदस्य थे और 93 जो है वो रियासतों से आने थे। ब्रिटिश भारत के जो सदस्य थे वो निर्वाचित होने थे, इलेक्ट होंगे। इलेक्ट कैसे होंगे अपन ने अभी देखा, प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा, बाय द मेंबर्स ऑफ लोअर हाउसेज ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के द्वारा जो है ये निर्वाचित होंगे इनडायरेक्टली, जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होंगे। और रियासतों के सदस्य निर्वाचित नहीं होंगे क्योंकि वहां पे विधानमंडल ही नहीं थे, और विधानमंडल नहीं थे तो वो निर्वाचित कैसे होते, इसलिए ये मनोनीत नॉमिनेट करेंगे। वहाँ का जो राजा है, हर रियासत का जो राजा है वो अपने रियासत के सदस्य को मनोनीत करेगा। ये प्रोविजन जो है वो किया था। अब ये 296 जो सदस्य थे इसमें से भी पूरे जो है, अब ब्रिटिश भारत जो था वो दो तरह से था, दो चीजें, जो पॉलिटिकल राजनीतिक इकाइयां जो थी वो प्रांत थे, उस समय 11 प्रांत थे, और कुछ जो है वो उच्चायुक्त प्रांत थे, प्रोविंसेस, प्रांत, यानी जिस तरह से आज हम राज्य कहते हैं, स्टेट कहते हैं, वैसे उस समय उसको प्रांत कहते थे। तो 11 प्रांतों से 292 सदस्य जो है वो आएंगे, और उच्चायुक्त प्रांत, हाई कमिश्नर्स प्रोविंस, हाई कमिश्नर यहाँ पे नियुक्त होते थे और उनका जो प्रोविंस होता था उससे 4 सदस्य जो है वो आएंगे। तो 4 सदस्य उच्चायुक्त प्रांतों से, आज भी जैसे राज्य होते हैं और यूनियन टेरिटरी होती है, तो राज्यों में अलग से जो है वो राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, वैसे, और यूनियन टेरिटरी यानी सीधी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र के द्वारा डायरेक्टली जो शासित किए जाते हैं, जिस तरह से यूटी है, उस समय कुछ छोटे छोटे प्रांत होते थे जिन्हें उच्चायुक्त प्रांत जो है वो कहा जाता था। तो वहां से 4 सदस्यों का प्रावधान था। तो इस तरह से ये टोटल जो संविधान सभा के 389 जो मेंबर्स थे उनमें से 296 ब्रिटिश इंडिया से, 93 रियासतों के द्वारा, रियासतों वाले मनोनीत होंगे और ब्रिटिश इंडिया वाले जो है वो निर्वाचित होंगे। और इस ब्रिटिश इंडिया में प्रांतों से 292 और उच्चायुक्त प्रांतों से जो है वो 4 सदस्य जो है वो आएंगे। अब ये जो उस समय का भारत है, तो यहाँ आपको जो ब्लू कलर दिख रहा है वो तो था, वहां पे राजाओं का शासन था, प्रिंसली स्टेट्स थे ये सब। और ये जो येलो कलर में ये जो मैप दिख रहा है आपको, वो वाला जो है वो ब्रिटिश इंडिया था, जहां पे अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था। तो यहाँ से ये जो थे, यहाँ पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी, इस वजह से यहाँ से जो है वो 296 मेंबर्स आने थे, और जो ब्लू कलर का जो एरिया दिख रहा है यहाँ से 93 सदस्य जो है वो आने थे। तो ये था 2 ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स जो है वो। अब संविधान सभा का निर्वाचन जो है, तो संविधान सभा का निर्वाचन जो है जो किया गया था, ये जो 389 जो मेंबर्स थे वो किस आधार पे निर्धारित किए गए थे। 389 ही मेंबर क्यों रखे, 410 क्यों नहीं रखे, 200 क्यों नहीं रखे? क्योंकि उस समय एक फॉर्मूला अपनाया गया था कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर जो है वो एक प्रतिनिधि भेजा जाएगा। तो जिस प्रांत की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ से प्रतिनिधि जो है वो ज़्यादा जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा सदस्य जैसे यूपी जिसे आज कहते हैं, इससे पहले यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, तो यहाँ से जो है 55 सदस्य सबसे ज़्यादा वहीं से गए थे। तो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि भेजे जाते थे, भले कोई रियासत हो उससे भी प्रतिनिधि जनसंख्या के आधार पर जाएंगे, और प्रांत है उस जनसंख्या, तो 10 लाख की जनसंख्या पर जो है वो एक प्रतिनिधि भेजने का प्रावधान किया गया था। उसके बाद इसका जो निर्वाचन है इसके बारे में अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का प्रयोग किया गया था। निर्वाचक मंडल जो है, तो निर्वाचक मंडल जैसा कि मैंने आपको बता दिया, प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा इसका निर्वाचन किया गया था। लोअर हाउसेज ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा जो है किया जाएगा। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है, जैसा कि मैंने कहा, अपन आगे प्रेसिडेंट वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है कि जब समाज में कई सारे वर्ग होते हैं, जैसे उस समय भारत में वो धार्मिक माहौल थोड़ा वैसा कटुतापूर्ण था, इसलिए अलग अलग धर्म के आधार पर जो है आनुपातिक, कि जिस धर्म के जितने जनसंख्या है उसी अनुपात में संविधान सभा में उनको प्रतिनिधित्व भी दिया जाना चाहिए। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व देने के लिए तो इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व केवल मुस्लिम्स और सिखों को दिया गया था। जैन, बौद्ध, क्रिश्चियंस, इनको आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, क्योंकि इनकी तरफ से ऐसी कोई मांग भी नहीं थी। तो डिमांड सबसे ज़्यादा मुस्लिम कर रहे थे, इसलिए मुस्लिम्स ने को जो है वो रिजर्वेशन दिया गया था, सिखों को दिया गया था, और बाकी सामान्य, इसमें सामान्य में सभी आ जाते थे, हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, यहूदी, जितने भी हैं बाकी सब जो है वो सामान्य जनरल कैटेगरी में थे। तो ये जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है ये उसमें मुस्लिम्स के लिए 78 सीट्स थी, सिखों के लिए 4 सीट रिजर्व की गई थी। ये ऐसी सीट थी जहां पे मुस्लिम ही खड़े हो सकते हैं, और ये ऐसी सीट थी जहां सिख ही खड़े हो सकते हैं, और जनरल के लिए 210 सीट्स जो है वो थी यहाँ पे। तो ये जो 210 सीट थी जनरल की। अब कांग्रेस ने यहाँ पे जो चुनाव हुआ था, तो कांग्रेस ने ये जो मुस्लिम लीग की 78 थी इसमें से 3 सीट जीती थी, और सिखों के लिए जो 4 सीट थी इसमें भी कांग्रेस 4 में से 3 कांग्रेस ने जीत ली थी, और 210 जो जनरल की सीट थी इसमें कांग्रेस ने जो है वो 199 सीट्स जो है वो जीती थी। तो इस तरह से जो है ये सीटें जो है वो आरक्षित की गई थी तीनों के लिए। ठीक है, तो अब अपन देखें कि मुस्लिम लीग ये जो 78 थी, इसमें 73 सीट पे मुस्लिम लीग जीती थी। लेकिन अब आपको लग रहा होगा इन सबको जोड़ो तो 389 तो नहीं होते। तो यहां ध्यान रहे कि जो 93 रियासतों के लिए सीट थी जिससे मनोनीत किए जाने थे, ठीक है, यहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम नहीं था, यहां पे आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति नहीं थी, और जो उच्चायुक्त प्रांत से 4 सीटें थी वहां पर भी ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति नहीं थी। तो ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति कहां पे थी? ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति 292 जो ब्रिटिश इंडिया के जो प्रांत थे वहां पे जो है ये थी। तो इनका टोटल करोगे तो आपको जो है वो 292 मिलेगा। तो अब कांग्रेस ने कितनी सीट जीती टोटल? तो कांग्रेस ने 3 तो मुस्लिम के लिए रिजर्व थी वहां से जीत ली, 3 जो सिखों के लिए रिजर्व थी वहां से जीत ली, और 199 जो सामान्य सीटें थी उनमें जीत ली, और जो 4 सीट उच्चायुक्त प्रांतों के लिए थी उस 4 में से 3 जीत ली थी कांग्रेस ने। इसलिए अगर इनका टोटल करेंगे अपन तो ये 208 सीट। तो संविधान सभा के निर्वाचन रिजल्ट जब आए जुलाई अगस्त में, अगस्त के फर्स्ट वीक में 4-5 अगस्त के आसपास जो इसके रिजल्ट आ गए थे, जुलाई अगस्त 1946 है ये, इसको वैसे पढ़े 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था, और चुनाव में कांग्रेस ने 208 सीट जीती थी, और बाकी भी जो सदस्य जीते थे उनमें से भी कांग्रेस को समर्थन प्राप्त था। तो करीब 215 सदस्य जो है कांग्रेस के समर्थक थे इस संविधान सभा में। ये केवल इसकी बात है, ब्रिटिश इंडिया की बात है, रियासतें अलग हैं। और मुस्लिम लीग के पास केवल 73 जो है वो सीट्स थी, और मुस्लिम लीग को अब समझ में आया, पहले मुस्लिम लीग का दिमाग नहीं चला। अब मुस्लिम लीग को लगा कि 296 में से कांग्रेस के पास 215 सदस्य हैं, और जो ज्यादातर रियासतों के सदस्य आएंगे वो भी ज्यादा सदस्य कांग्रेस के पास ही होंगे। तो मुस्लिम लीग का और टोटल जो सदस्य होने थे 389, इसमें 73 जो सदस्य कांग्रेस के हैं वो क्या कर लेंगे? वो तो कुछ नहीं कर सकते। अब कांग्रेस जैसा चाहे वैसा संविधान बनाएगी, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, सर्वसम्मति से होना चाहिए प्रस्ताव पारित, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। इसका मतलब था कि संविधान सभा जो है साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकती है, और साधारण बहुमत से ज्यादा कांग्रेस के पास बहुमत था। इसलिए मुस्लिम लीग ने चुनाव होते ही, नतीजे आते ही, नतीजों को देखते ही
संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया कि हम जो है अब इस संविधान सभा की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे। इसके नतीजे आने के बाद, और फिर आपको पता ही होगा, ये अगस्त का पहला सप्ताह था जब मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के बहिष्कार की बात कर दी, और उसके जस्ट तुरंत बाद मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी 16 अगस्त को, कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाएगा। डायरेक्ट एक्शन। अब मुस्लिम लीग ने कह दिया कि सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। ये हिंदू इतनी आसानी से हमारी शर्तें नहीं मानेंगे और विभाजन को स्वीकार नहीं करेंगे, तो इसलिए अब इनको दिखा दो कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, और इतने दंगे करो कि हिंदू खुद विभाजन के समर्थक हो जाए। और 16 अगस्त को जो है सुबह से ही जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक थे वहाँ पे दंगे शुरू हो गए और हिंदुओं को मारना काटना शुरू कर दिया। जब मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों में हिंदुओं को मारना काटना शुरू किया, तो जहाँ हिंदू बहुसंख्यक थे वहाँ पे मुस्लिम्स को मारना काटना शुरू कर दिया, और पूरे देश में सांप्रदायिक दंगों का एक दौर चलने लगा, और ऐसा लगने लगा कि जैसे शासन व्यवस्था है ही नहीं। और अंग्रेज खुद घबरा गए इस स्थिति को देख के, क्योंकि अब भारत अंग्रेजों के से नियंत्रित नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए उन्होंने भारतीयों को बुलाया, कांग्रेस, मुस्लिम लीग सबको बुलाया और कहा कि शासन व्यवस्था अभी के अभी आप जो है वो संभालो। अब उसमें मुस्लिम लीग ने शासन व्यवस्था में सरकार में शामिल होने से मना कर दिया, तो ब्रिटिश सरकार ने जो है वो नेहरू जी को उस समय का शासन प्रमुख बना दिया, और बाकी जो दल थे उन सब के प्रतिनिधियों को लेके और एक अंतरिम सरकार का गठन करके शासन व्यवस्था भारतीयों को सौंप दी। उसके बाद मुस्लिम लीग को लगा कि ये तो गलत हो गया, अब तो कांग्रेस पूरी तरह से सत्ता में भी आ गई है, तो इसलिए कालांतर में मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। और मुस्लिम लीग इसलिए नहीं हुई थी कि वो कोऑपरेट करेगी, मुस्लिम लीग इसलिए शामिल हुई थी कि वो कांग्रेस की सरकार को अंतरिम सरकार को अस्थिर कर दे, और उन्होंने ऐसा किया। और ये दंगे इस तरह से बढ़ते गए, और सरकार के अंदर भी मुस्लिम लीग की असहयोग की वजह से जो है वो सरकार सही तरीके से काम नहीं कर पा रही थी, और कालांतर में कांग्रेसी भी ये मानने लग गए थे। और सरदार पटेल ने तो बाद में ये कह ही दिया था कि अब भले ही मुस्लिम लीग विभाजन चाहे या नहीं चाहे, अब तो हम चाहते हैं कि देश का विभाजन हो जाना चाहिए। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज अगर अपन विभाजन को मान लेते हैं तो कम से कम एक ही पाकिस्तान बनेगा, और अगर हम आज इस विभाजन को नहीं मानते हैं तो आने वाले समय में हर दफ्तर में एक हिंदुस्तान होगा और एक पाकिस्तान होगा, और पता नहीं कितने पाकिस्तान हमारे देश के अंदर बन जाएंगे। इसलिए हमें पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आप मॉडर्न हिस्ट्री में इस सारे घटनाक्रम को जो है वो बाद में पढ़ोगे। तो कुल मिला के हमारा यहाँ यही कहना है कि इस संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ, मुस्लिम लीग के केवल 73 मेंबर्स जो थे, और इन 73 मेंबर्स की वजह से मुस्लिम लीग ने जो है वो संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। इसलिए जुलाई अगस्त में संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था, लेकिन संविधान सभा अपना कार्य शुरू करती है 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को। अगस्त से लेकर दिसंबर तक संविधान सभा ने कुछ भी कार्य नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस समय प्रयास चलते रहे मुस्लिम लीग को मनाने के, कि मुस्लिम लीग को जैसे तैसे मनाकर जो है वो शामिल किया जाए और मिलजुल के जो है वो संविधान बनाया जाए। लेकिन मुस्लिम लीग जो है किसी भी कंडीशन में मानने के लिए तैयार नहीं थी, और वो मानी भी नहीं। इसके बाद जो है, अब जैसे कि ये अपन ने देखा कि जो है ये कांग्रेस की सीटें हैं, ये जो मैं पहले आपको समझा चुका हूं कि सामान्य सीटों पे 199 जीते थे कांग्रेस के मेंबर 210 में से, और सिखों के लिए जो आरक्षित सीट थी 4 में से 3 पर, और मुस्लिम्स के लिए जो आरक्षित थी उनमें भी कांग्रेस जीती थी, 3 कांग्रेस के मेंबर जो है जीते थे, और उच्चायुक्त प्रांतों से 3 जो है वो जीते थे, और मुस्लिम लीग के 78 जीते थे। अब ये जो संविधान सभा निर्वाचित हुई थी, तो इसमें कुछ सामान्य जानकारी, जैसे कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने इस चुनाव में भाग ही नहीं लिया था, और ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
गांधी जी ने तो बहुत पहले से कह दिया था कि मैं किसी भी राजनीतिक पद को स्वीकार नहीं करूंगा, इसलिए गांधी जी ने कोई चुनाव बेलगाम सम्मेलन के बाद उन्होंने कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट जो है वो नहीं ली थी। तो जब गांधी जी नहीं लड़ रहे थे तो जिन्ना को लगा कि जब गांधी जी नहीं लड़ रहे मैं क्यों लड़ूं, तो इसलिए जिन्ना भी संविधान सभा के सदस्य जो है वो नहीं थे। जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू ये संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे, लेकिन बाद में इन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देके और संविधान सभा से त्यागपत्र जो है वो दे दिया था। उसके बाद संविधान सभा में 15 महिला सदस्य जो है वो निर्वाचित हुई थी। 15 महिला सदस्यों के ये नाम है, आप लोग याद कर लेना, ठीक है, पूरे देख लेना। देखें ये आपके PDF में भी जो है वो दे रखे हैं 15 के 15 सदस्यों के नाम, ठीक है। अब उसके बाद अपन देखें कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जैसे कि चुनाव अगस्त में हुए थे और पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी। इस दिन से संविधान सभा ने काम करना शुरू किया था और इस समय जो है सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष या ये कहें कि चेयरमैन या प्रेसिडेंट जो है वो अस्थायी प्रोटेम स्पीकर जिस तरह से अभी होता है लोकसभा के अंदर और हमारे विधानसभा में, उसी तरह से सच्चिदानंद सिन्हा को एक टेम्परेरी जो है प्रेसिडेंट बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा के नाम का प्रस्ताव जो है वो आचार्य कृपलानी ने जो है वो रखा था। आचार्य कृपलानी ने इनका नाम सजेस्ट रखा था कि इन्हें बनाया जाना चाहिए और उन्होंने ही इसकी घोषणा भी की थी। और इस सम्मेलन में 207 सदस्य जो है वो भाग लिया था। ये जो पहली बैठक थी जिसमें कि अपन देख रहे थे कि जो 389 मेंबर होने थे, तो 389 मेंबर्स नहीं भाग लिया था। उस समय कुल 207 सदस्यों ने ही संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया था। सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों बनाया गया था? क्योंकि ये एक फ्रांसीसी परंपरा है कि जब भी कोई नया सदन का गठन होता है और उसका परमानेंट चेयरमैन नियुक्त करने से पहले एक टेम्परेरी जो है वो नियुक्त करना हो, तो ऐसे में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उससे नियुक्त किया जाता है। तो सच्चिदानंद सिन्हा ये जो संविधान सभा थी इनमें सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, सबसे सीनियर। वरिष्ठ का मतलब उम्र के हिसाब से नहीं होता, पॉलिटी में कहीं पे भी अगर वरिष्ठ सदस्य की बात आती है तो वरिष्ठता का मतलब उम्र नहीं होता है, वरिष्ठता का मतलब होता है कार्यकाल। तो अपन ने पहले भी आगे चल के अपन देखेंगे कि पहली बार जो डेप्यूटी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो है वो बने थे भारत के अंदर, तो उसमें सच्चिदानंद सिन्हा भारत के पहले डेप्यूटी स्पीकर बने थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो इस कारण से उस समय से ही सच्चिदानंद सिन्हा जो है सदन के सदस्य रहे, तो इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था, इसलिए वरिष्ठ सदस्य थे, इसलिए इनको टेम्परेरी जो है वो अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद जो है तो उस दिन और टेम्परेरी अध्यक्ष के 2 काम होते हैं, एक तो सभी सदस्यों को शपथ दिलाना और उसके बाद स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन करवा देना। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को और इस दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष जो है वो निर्वाचित कर दिया गया। अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया, निर्वाचित किया गया, ठीक है, मनोनीत नहीं किया गया था। स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और बाद में संविधान सभा के अध्यक्ष और ये कालांतर में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी जो है वो निर्वाचित हुए थे। उसके बाद HC मुखर्जी, इनको उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। HC मुखर्जी को संविधान सभा का कि अगर अध्यक्ष नहीं है तो उनकी जगह जो है वो HC मुखर्जी जो है डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो है वो संविधान सभा के थे। उसके बाद BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संवैधानिक सलाहकार। अब संवैधानिक सलाहकार ये इस संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के,
ठीक है। इनको कि भाई हम संविधान कैसा बनाएं, आप हमें सलाह दें। इनको थोड़ा एक्सपीरियंस था क्योंकि ये पहले जम्मू कश्मीर के में मंत्री भी रहे थे और बर्मा का जो है वो संविधान इन्होंने तैयार किया था, तो ये इसका अनुभव था, इसलिए इनको जो है संवैधानिक सलाहकार जो है वो नियुक्त किया गया था। और इन्होंने ही पहला प्रारूप, संविधान का पहला प्रारूप इन्होंने तैयार, फर्स्ट ड्राफ्ट जो है कि संविधान का एक खाका जो होता है कि एक आउटलाइन कि किस तरह से संविधान जो है बना हुआ होना चाहिए, ये पहला प्रारूप इन्होंने ही दिया था। चूंकि संवैधानिक सलाहकार थे, इनका काम था कि संविधान सभा को बताए कि किस तरह का संविधान होना चाहिए, इसलिए इन्होंने जो है पहला प्रारूप, हालांकि अंतिम जो फाइनल ड्राफ्ट था वो ड्राफ्ट कमेटी ने तैयार किया था। उसके बाद वीटी कृष्णमाचारी, वीटी कृष्णमाचारी ये जो रियासतों की, जयपुर रियासत की तरफ से मनोनीत सदस्य थे संविधान सभा में। जयपुर, ये जयपुर के प्रधानमंत्री रहे हुए हैं और इसीलिए उस समय जयपुर के प्रधानमंत्री थे और इसलिए इनको जयपुर महाराजा ने ही संविधान सभा मनोनीत किया था। तो इनको बाद में करीब साल भर बाद जो है वो इनको संविधान सभा का दूसरा उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष तो एच.सी. मुखर्जी थे और दूसरा उपाध्यक्ष जो है वीटी कृष्णमाचारी। एक टीटी कृष्णमाचारी अलग सदस्य थे, ये वो नहीं थे, टीटी कृष्णमाचारी नहीं थे, ये वीटी कृष्णमाचारी थे जो दूसरे उपाध्यक्ष जो है वो बने संविधान सभा के। दोनों रहे थे कि कभी कभी अगर ये नहीं हो तो उनकी जगह जो है ये सदन की अध्यक्षता जो है वो कर सकें। तो जो दूसरी बैठक थी संविधान सभा की, पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, संविधान सभा की दूसरी बैठक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को हुई थी और 11 दिसंबर को ये महत्वपूर्ण, ये 3 महत्वपूर्ण जो है वो डिसीजन लिए गए थे। ये बाद कालांतर का है, इसको 11 दिसंबर से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद संविधान सभा की तीसरी बैठक, थर्ड सिटिंग जो है वो संविधान सभा की हुई थी 13 दिसंबर को, ठीक 2 दिन, 11 के बाद 2 दिन बाद में जो है वो 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई थी। और तीसरी बैठक में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पेश किया था, उद्देश्य प्रस्ताव। अब उद्देश्य प्रस्ताव क्या था कि संविधान सभा ने इकट्ठे तो हो गए कि अब क्या करना है, संविधान बनाना है। संविधान बनाने के संविधान सभा के क्या उद्देश्य है, हमें किन आदर्शों को, किन मूल्यों को प्राप्त करना है जिसके लिए हमें संविधान बनाना है। तो संविधान बनाते समय ध्यान किन बातों का रखना है, किन किन बातों को महत्व दिया जाना चाहिए, तो ये चीज जो है वो पहले क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारे संविधान की आउटलाइन क्या है, ये पहले से फिक्स हो तो ज्यादा ठीक जो है वो रहेगा। इसलिए उद्देश्य प्रस्ताव, और उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान की जो मूलभूत विशेषताएं हैं वही दी गई थी। तो अभी अपन देखेंगे कि इस जो उद्देश्य प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी, इसमें प्रोविजंस क्या क्या थे, उद्देश्य प्रस्ताव की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो सबसे पहली जो विशेषता थी कि एक ऐसा संविधान बनाना है, भारत स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य की स्थापना करनी है। यानी इसमें महत्वपूर्ण है कि भारत एक स्वतंत्र देश होना चाहिए, संप्रभु देश होना चाहिए और साथ में गणराज्य होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए। खास बात इसमें यह है, रिपब्लिक का मतलब एक तो होता है राजतंत्र जहां पे शासन का प्रमुख राजा होता है, और एक ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसा देश जहां का जो प्रमुख है वो वंशानुगत, हेरिडिटरी नहीं होता। राजा तो वंशानुगत होता है, राजा की तरह वंशानुगत नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह से ब्रिटेन में क्राउन है तो ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, तो इसलिए हमारी शासन व्यवस्था ब्रिटेन से काफी प्रभावित थी। तो हमें ब्रिटेन की तरह मोनार्की सिस्टम या राजतंत्र को नहीं अपनाना है। भारत क्या होना चाहिए, गणराज्य होना चाहिए। यानी कि इसका देश का जो हेड है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जैसे जो है निर्वाचित होना चाहिए, वंशानुगत रूप से नहीं बनना चाहिए। फिर भारत को स्वतंत्र रखना ही है, संप्रभु रखना है, इसको भी अपन आगे एक्सप्लेन करेंगे। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, गणराज्य का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, सब शब्दों का विशेष अर्थ होता है और समय आने पर इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तथा तो भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य की स्थापना करनी है और इसके लिए एक संविधान का निर्माण करना संविधान सभा का उद्देश्य है। ये तो नाम से ही क्लियर होता है कि संविधान सभा है, तो इनका काम जो है वो संविधान का निर्माण करना है। उसके बाद दूसरा कि जो भारत बनेगा, उद्देश्य प्रस्ताव में ये क्लियर किया गया था कि
संविधान सभा किसके लिए संविधान बनाएगी और उस संविधान में कौन कौन सी टेरिटरीज जो है वो शामिल होनी चाहिए। तो उसमें ये क्लियर किया गया था, एक तो ब्रिटिश इंडिया जहाँ पे अंग्रेजों का शासन है, ये स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है, इसका कोई भी टुकड़ा बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरा भारतीय राज्य, इंडियन स्टेट्स, स्टेट्स यानी रियासतें, तो जैसे कि आपने देखा तो रियासतें भी स्वतंत्र भारत का हिस्सा होनी चाहिए। अन्य भारतीय क्षेत्र का मतलब उस समय कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे पुर्तगालियों का और फ्रांसीसियों का अधिकार था, तो उनको भी स्वतंत्र भारत में शामिल करने का प्रावधान होना चाहिए, वो भी भारतीय टेरिटरी का हिस्सा होना चाहिए। अन्य राज्य या क्षेत्र जो स्वेच्छा से भारत में शामिल होना चाहिए, तो जैसे कि सिक्किम है, ये बाद में वहाँ पे रेफरेंडम करवाया गया और सिक्किम को भारत का, तो भारतीय संविधान में इस चीज़ का प्रावधान होना चाहिए कि ब्रिटिश इंडिया, रियासतें, अन्य भारतीय क्षेत्र और अन्य कोई भी राज्य या क्षेत्र जो भारत का स्वेच्छा से हिस्सा बनना चाहे, उन सब को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किया जाए, उन सब को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिलित जो है वो किया जाए। तो चारों चीज़ें याद हो गई होगी आपको, ब्रिटिश इंडिया, रियासतें, अन्य भारतीय क्षेत्र जैसे कि उदाहरण गोवा, पुदुचेरी आदि, और अन्य कोई अन्य क्षेत्र जैसे कि सिक्किम बाद में भारत में शामिल हुआ। तो ये सारे क्षेत्र जो है वो स्वतंत्र भारत में शामिल हों, ऐसा संविधान में प्रोविजन जो है वो होना चाहिए। उसके बाद जो है अगला था कि भारत जो है वो एक संघ होना चाहिए, फेडरल जो है वो होना चाहिए, और उस फेडरल के अंदर राज्यों को पूरी ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। राज्यों को ऑटोनॉमी का मतलब है कि जो राज्य की सरकारें हैं वो पूरी तरह से केंद्र की सरकार के अधीन नहीं होनी चाहिए और वो अपने आंतरिक मामलों के डिसीजन सब खुद ले सके और केंद्र सरकार के अधीन नहीं हो। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है उसमें राज्यों को ऑटोनॉमी टू द स्टेट्स को ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए, स्वतंत्रता नहीं। स्वतंत्रता शब्द तो होता है कि राज्य पूरी तरह से आजाद हो जाए, ऑटोनॉमी का मतलब है कि आंतरिक मामलों में उसे स्वतंत्रता जो दी जाती है, तो राज्यों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और अवशिष्ट शक्तियां जो है ये राज्यों के पास होनी चाहिए। ये एक विशेष प्रोविजन था उद्देश्य प्रस्ताव का। अब सबसे पहले तो अवशिष्ट शक्तियां, रेजिड्यूरी पावर्स क्या होती है, वो सॉरी ये थोड़ा गलत लिख दिया है, रेजिड्यूरी पावर्स, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब है कि जैसे अभी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो विषय लिख दिए गए हैं, केंद्र और राज्य के बीच में बांट दिए गए हैं विषय, तो जो बांट दिए गए हैं उसके बावजूद जो बची हुई जो शक्तियां होती है, अवशिष्ट शक्तियों का सिंपल है बची हुई शक्तियां जो न तो केंद्र के पास है, न राज्यों के पास है और न समवर्ती सूची में। और बाद में अगर कोई चीज याद आती है कि अच्छा ये तो उस समय इस शक्ति का तो मेंशन ही नहीं किया गया, केंद्र को देनी है या राज्यों को देनी है, तो इस तरह की सारी शक्तियां जो है वो राज्यों के पास रहनी चाहिए। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, लेकिन भारत में, कनाडा में अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के पास है। अब उद्देश्य प्रस्ताव में ये प्रोविजन था कि अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग की ये सबसे बड़ी डिमांड थी। पर चूंकि देश जब आज़ाद हुआ और पाकिस्तान वैसे ही अलग बन गया, तो इसलिए अब के राज्यों को अवशिष्ट शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए। तो वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव में प्रोविजन था कि अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होनी चाहिए। उसके बाद ठीक है, उसके बाद शक्तियों का स्रोत जो है वो जनता होनी चाहिए। शक्तियों का स्रोत क्या होनी चाहिए? जनता, यानी ये लोकतंत्र होना चाहिए हमारे देश में। पहले में कहा है कि गणराज्य होना चाहिए, यहां कहा है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र शब्द का सीधा सीधा यूज नहीं किया गया है। लोकतंत्र का जब जनता की शासन में भागीदारी होती है तो उसे लोकतंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। इसमें क्लियर लिखा गया था ऑल कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, गवर्नमेंट संगठन जितने भी हैं, उन सब की शक्तियों का स्रोत जो है वो जनता होनी चाहिए। ऑल पावर्स एंड अथॉरिटीज फॉर द गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। जनता से डिराइव होनी चाहिए शक्तियां सारी, और जनता से में शक्तियां निहित होती है तो उसको लोकतंत्र कहते हैं। तो कुल मिला के इसका सार एक शब्द में कहें तो भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया कि भारत को स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य बनाना है, इसके लिए संविधान बनाना है और निम्न क्षेत्रों को भारत में शामिल करने का प्रावधान करना है। और उसके बाद राज्यों को ज़्यादा स्वतंत्र, जो भी
संविधान बने और जो नया भारत बने उसमें राज्यों को पास ज़्यादा शक्तियाँ होनी चाहिए, अवशेष शक्तियाँ उनके पास होनी चाहिए, उन्हें ऑटोनॉमी होनी चाहिए, और उसके बाद जो है कि लोकतंत्र जो है वो होना चाहिए। इसके बाद जो है सभी नागरिकों को, जो भी भारत के नागरिक हैं, नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस, ये 3 तरह का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये प्रस्तावना में भी अपन पढ़ेंगे और वहाँ पे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि सामाजिक न्याय का क्या मतलब होता है, आर्थिक न्याय का क्या मतलब होता है, राजनीतिक न्याय का क्या मतलब होता है। तो ये अपन आगे चल के इसको एक्सप्लेन जो है वो करेंगे। ठीक है, तो न्याय कितने तरह का न्याय है? 3 तरह का। उसके बाद फ्रीडम, स्वतंत्रता, सभी नागरिकों को जो है वो स्वतंत्रता सुनिश्चित होनी चाहिए। तो इसमें 8 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ये विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये जो 5 है ये आपको प्रस्तावना में भी मिलेंगे। प्रियम्बल जब पढ़ेंगे तो उसमें भी है ये 5 तरह की जो है वो लिबर्टी देने की बात, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, तो ये 5 तरह की स्वतंत्रता वहां पे भी है और ये भी प्रस्तावना में जो है वो शामिल है, 3 तरह का न्याय। लेकिन यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है। ऑक्यूपेशन, किसी भी तरह का व्यवसाय व्यक्ति को जो है वो करता है। यूनियन, संघ बनाने की उसको स्वतंत्रता है। और एक्टिविटीज, किसी भी तरह की एक्टिविटीज, आप जो भी कार्य है, आप धार्मिक सम्मेलन करो, कोई और भी किसी तरह के मेले लगाओ वगैरह, किसी तरह की एक्टिविटीज जो है वो भी करने का अधिकार होना चाहिए। तो ये कुल मिला के 5 तो आगे भी याद होगा, ये आगे भी रिवाइज होगी जब अपन प्रस्तावना पढ़ेंगे तब। और 3 ये नई है और ये अभी पूछा भी गया था पिछले आरएस जो मुख्य परीक्षा हुई थी ये 2018 वाली, उसमें ये था कि उद्देश्य प्रस्ताव में कितने तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख जो है वो किया गया है। तो ये 8 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है वो किया गया है। और इक्विलिटी, तो ये भी वापस ये प्रतिष्ठा और अवसर की जो समता है ये आपको जो है वो प्रस्तावना में मिलेगी। और इसके साथ साथ विधि के समक्ष जो है वो समानता। तो 3 तरह की उद्देश्य प्रस्ताव में कितने तरह की स्वतंत्रताएं हैं? 8 तरह की। और कितने तरह की समानता, इक्विलिटी है? 3 तरह की, प्रतिष्ठा, अवसर और विधि के समक्ष। अपन जब प्रियम्बल पढ़ेंगे तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी जो है वो वहाँ पे भी मेंशन होगा, लेकिन यहाँ पे ये एक्स्ट्रा एक दिया गया है कि कानून के समक्ष भी सभी लोग जो है वो समान, सभी लोगों की प्रतिष्ठा एक जैसी होनी चाहिए, सभी लोगों को समान अवसर मिलने चाहिए और कानून के समक्ष जो है वो सभी समान। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव की 5वीं विशेषता। 4 विशेषताएं अपने पिछले जो है वो पन्ने में देखी थी। ठीक है, ये 4 पिछले पन्ने में देखी थी और ये 5वीं जो है वो अगले पन्ने में जो है। ठीक है, अब उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव की जो 6ठी विशेषता है वो है कि हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स। जो भी देश के कमजोर तबके हैं, कमजोर क्षेत्र हैं, उनके हितों के संरक्षण के लिए स्पेशल सेफगार्ड्स जो है वो होने चाहिए। देयर शुड बी स्पेशल सेफगार्ड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज, सोशली डिप्राइव्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये 3 चीजें हैं इसमें ध्यान। किनके हितों का प्रोटेक्शन करना है? जो भी देश में माइनॉरिटी है इनके हितों का विशेष रूप से संरक्षण जो है वो होना चाहिए। उसके बाद पिछड़े और जनजातीय क्षेत्र, ये ज्योग्राफिकल टर्म है, ये धार्मिक टर्म है, ये क्षेत्रगत, क्षेत्र बता रहे हैं कि जो पिछड़ा क्षेत्र होता है जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये जो पिछड़े हुए जो क्षेत्र हैं उनके बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया, जहाँ जनजातीय जो क्षेत्र है, ज़्यादातर जनजातीय क्षेत्र जो है जो राजस्थान में जैसे टीएसपी एरिया है, तो इनके हितों के संरक्षण के लिए और सामाजिक रूप से वंचित और अन्य विचलित, तो ये SC ST OBC इनके हितों की प्रोटेक्शन के लिए। तो उद्देश्य प्रस्ताव में पहले ही ये संविधान सभा ने तय कर लिया था कि हम जो संविधान बनाएंगे उस संविधान में अल्पसंख्यकों का विशेष ध्यान रखा जाएगा, पिछड़े हुए जो क्षेत्र हैं उनके हितों का प्रोटेक्शन किया जाएगा और सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको भी, जो जातीय व्यवस्था में जो पिछड़े हुए हैं उनको भी जो है वो हिस्सेदारी दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है 7वीं जो विशेष रखा गया था प्रोविजन, भारतीय राज्यों की क्षेत्रों की अखंडता। जो इंडियन टेरिटरी है इसकी इंटीग्रिटी को बनाए रखना हमेशा के लिए, ये ध्यान रखना है, इसकी जो एकता और अखंडता है उसको सुनिश्चित करना।
अखंडता, इंटीग्रिटी ऑफ द इंडियन टेरिटरीज जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। और इसके साथ ही इसमें ये भी कहा कि जल, थल व नभ, ठीक है, लैंड, स्पेस एंड सी, जो भारतीय जो ये टेरिटरी है, इस टेरिटरी के अंतर्गत जो भी जल, थल और नभ तीनों, इस टेरिटरी के अंतर्गत आने वाली जमीन, इस टेरिटरी के अंतर्गत आने वाला समुद्र, पानी और इसके ऊपर का आसमान, इन सब पर संप्रभु अधिकार होना चाहिए, सॉवरन राइट होना चाहिए इसके अंतर्गत। तो भारतीय जो क्षेत्र है, टेरिटरीज है, इसकी इंटीग्रिटी, इसकी अखंडता को बनाए रखना और इस टेरिटरीज के अंतर्गत आने वाले जल, थल और नभ पर, लैंड, सी एंड स्पेस पर सॉवरन राइट जो है वो सुनिश्चित होना चाहिए। ये अगली विशेषता जो है वो है इसकी। और उसके बाद जो है अगला है विश्व शांति और मानव कल्याण। इसमें लिखा गया है कि प्राचीन काल से ही, इसमें और भी है भाषा इसमें, कि प्राचीन काल से ही भारत का विश्व में विशिष्ट स्थान है। भारतीय संस्कृति शुरू से ही पूरे विश्व में जो है एक विशिष्ट स्थान रखती है। तो एक ऐसा संविधान हो जो भारत की इस विशिष्टता को बरकरार रख सके और आने वाली भी कई सदियों तक भारत का विश्व में महत्वपूर्ण स्थान जो है वो हो। उसी तरह से पहचाना जाए भारत जैसा कि आज से पहले पहचाना जाता था। इतिहास में जिस तरह से विशिष्ट पहचान रखता था, वैसी विशिष्ट पहचान बनी रहनी चाहिए। और उसके साथ ही विश्व शांति और मानव कल्याण, वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ये दोनों विश्व में शांति बनाए रखें। भारत की ऐसा संविधान हो जो कि विश्व के अंदर अराजकता उत्पन्न नहीं करे हमारी सरकारें, और विश्व शांति को हमेशा हम प्रोत्साहन दें, और विश्व शांति के साथ साथ प्रत्येक मनुष्य का जो है वो कल्याण सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है, तो आज यहीं तक पढ़ेंगे अपन, और अगला जो हिस्सा है वो अगले वीडियो में अपन जो है वो देखेंगे। तो आज अपन ने जो है जो अब तक देखा है कि अगर अपन शुरू से इसको देखें तो सबसे पहले तो अपन ने देखा कि संविधान सभा, ठीक है, अपन देखें कि संविधान सभा की मांग किस किस ने की थी। सबसे पहले अपन ने ये देखा। उसके बाद अंततः कैबिनेट मिशन के कहने पर संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। संविधान सभा में कितने सदस्यों का प्रावधान था और अंततः कितने सदस्य जो है वो निर्वाचित हुए थे, ये हमने देखा। और उसके बाद जो है संविधान सभा की मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 9 दिसंबर से संविधान सभा ने अपना काम करना शुरू किया। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई, और तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो रखा था। और ये उद्देश्य प्रस्ताव अंततः 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया था। और उद्देश्य प्रस्ताव पारित होने के बाद संविधान सभा ने अपना आगे का काम जो है वो शुरू किया था। तो इस तरह से अपन ने ये देखा। और अगली क्लास में जो है वो अपन देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा की भूमिका में क्या बदलाव आ गया, और उसके साथ ही संविधान सभा ने अनेक कमेटियों का गठन किया और कमेटियों के माध्यम से अपना कार्य किया। तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया था, और संविधान सभा ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे, जैसे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का निर्णय लेना। और इसी तरह से जो है संविधान सभा की कई लोग आलोचनाएं करते हैं, तो वो आलोचनाएं क्या है, क्या वो सही है या नहीं है, ये सब चीज़ें जो है वो अपन अगले वीडियो में जो है वो देखेंगे। धन्यवाद।